चलिए स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। देखो हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, राइट। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसी के आगे आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इसी के आगे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें आपका हाईवे और हाईवे रेलवे। आता है, हाईवे है, रेलवे। रेलवे है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अगर पढ़ा हो कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद डॉक्स एंड हार्बर्स, डॉक्स एंड हार्बर्स, ठीक है। उसके अलावा आपका बहुत। टनल, टनलिंग भी आ जाता है, टनल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ना है दैट इज योर हाईवे एंड रेलवे, हाईवे एंड रेलवे, ठीक है। दोनों मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस हाईवे भी 10 नंबर का है, रेलवे भी 10 नंबर का है, ठीक है ना। देखो वेटेज दोनों की अच्छी है और दोनों ही कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। दोनों ही कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट हैं जो अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे वो नहीं देखना कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आता है या फिर कौन सा आपको ज्यादा डिटेल में आप कर सकते हो। हमें नंबरों से मतलब है यार, ठीक है ना। हमने कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली देखना है कहाँ से आपको नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से हाईवे और रेलवे उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिवली इजी हैं आपके बाकी सब्जेक्ट, जैसे आप एफएम पढ़ोगे, सॉइल पढ़ोगे, स्ट्रक्चर सॉन्ग वगैरह पढ़ते हो, उनसे कंपैरेटिवली इजी हैं और 10-10 नंबर दे देते हैं यार। और ये दोनों कुल मिला के जब हम पढ़ेंगे हफ्ता 10 दिन लगेगा, दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी हफ्ता तो नहीं लगेगा, कम से कम 10-12 दिन लगेंगे, पर आपके दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि 10-10 नंबर दोनों कैरी करते हैं, ठीक है। हाँ अभी वो बात अलग है कि जब पेपर सेट करेंगे एसएसबी वाले तो ये पैटर्न नंबरों का फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले साल का या 2015 का पेपर देखा हो तो काफी क्वेश्चन आए थे हाईवे रेलवे से, काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस भी काफी यस। आसान थे, तो क्वेश्चन भी काफी आसान थे, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप थॉरोली तो आपका एक काफी अच्छा एक 20 नंबरों पे काफी अच्छा होल्ड आपका बन सकता है, ठीक है। क्लियर ये चीज, ठीक है। चलो हम अपना पहले, हाँ पहले स्टार्ट करेंगे आपका हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। पहले आपका स्टार्ट करेंगे हम हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें जो जो हमने आपके टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें जो आप टॉपिक कवर करने हैं, फर्स्ट इज योर ओके। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल, geometrical design. Next is your geometrical design, geometrical design of highways. थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। एंड फोर्थ इज योर डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स, डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स, ठीक है। डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स में आपके, इसमें आपके जो सब टॉपिक है डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स में हमने आपका प्लान। पेवमेंट मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ना है, पेवमेंट मटेरियल्स, ठीक है ना। उनके ऊपर टेस्ट्स वगैरह वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी पढ़ना है हमने, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। नेक्स्ट आपका रिजिड पेवमेंट भी पढ़ना है हमने, रिजिड पेवमेंट। और इसके अलावा आपका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज योर फेलियर ऑफ पेवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ पेवमेंट्स, राइट। तो कुल मिला के ये आपके जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टोटली थ्योरेटिकल है ये, ठीक है ना। ये आपका थ्योरेटिकल है टोटली आपका, जिसमें हम देखेंगे आपके हाईवेज
कहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे, पहले रोमन रोड्स आई, फिर कौन सी रोड्स आई, फिर आपके जो मेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह आपके सेटअप हुए हैं हाईवेज की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है ना। तो वो चीजें हमने देखनी है। उसके बाद जो आपने शायद कॉलेज में भी पढ़ा होगा वो प्लान, नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, 20 ईयर यस सर। प्लान जो थे, ठीक है ना, वो आ जाएगा। इसके अलावा जो इसमें काफी चीजें जो फैक्चुअल याद रखने वाली हैं वो आपकी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपका शोल्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए, फुटपाथ की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कर्ब की कितनी हाइट होनी चाहिए, जो बीच का मीडियन है उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सारा ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। बस वही है कि इसमें बस आपको वो याद रखना है, ठीक है ना। लखनऊ प्लान कब आया था, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, कौन सा पैटर्न फॉलो किया था, ठीक है ना। वो सारा इसके अंदर आ जाएगा आपका, किसमें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में आ जाएगा। जो मेन जो हमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मेन जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, दैट इज योर ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवेज, ठीक है। मेन यही है आपका जो मेन पढ़ने वाला है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी है पढ़ने वाला, लेकिन ये कंपैरेटिवली आपका मतलब सेमी थ्योरेटिकल टाइप ही है थोड़ा सा। वो सिग्नल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड वगैरह, तो ये ऐसे बोरिंग सा टॉपिक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ पेमेंट्स अच्छा है, हम पेमेंट मटेरियल पढ़ेंगे, आपका एग्रीगेट्स वगैरह, बिटुमेन वगैरह, उसके ऊपर टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा ग्रेड होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ेंगे, रिजिड पेमेंट डिजाइन पढ़ेंगे, और फेलियर ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। तो ये आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं ये पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रेलवे पढ़ेंगे उसमें आपका उधर भी हमने ज्योमेट्रिकल डिजाइन पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कर्व डिजाइन करना है, वहां भी कर्व डिजाइन करना है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है, रेलवेज में भी ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है। तो ये काफी मिलता जुलता आपका टॉपिक होगा रेलवे से भी। तो यहाँ पे अगर अच्छे से समझ आ गया तो समझ लो रेलवेज का भी आपका मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो हिल रोड्स वाला भी है ना टॉप? हाँ, कौन सा? हिल सर, वो हिल रोड प्रॉब्लम्स। हाँ, हिल रोड प्रॉब्लम, वो हाँ वो स्लोप के भी है लिए। वो। हाँ, नहीं नहीं, वो हिल रोड प्रॉब्लम से ही बोल रहा हूँ, ड्रेनेज वाला आपका उसमें आता है हिल रोड प्रॉब्लम्स में, कि ड्रेनेज कैसे प्रोवाइड करते हैं वहां पे हम। वो टॉपिक भी है, वो भी पढ़ेंगे हम। वो आपका जब हम डिजाइन ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसी में हम लास्ट में आपका वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो हिल रोड प्रॉब्लम उसी में ठीक पढ़ेंगे है हम, ठीक है ना। ठीक है। तो पहले लेकिन हम अब स्टार्ट करेंगे आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इसके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, अभी रात को ही कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके आपके जिसमें आपका सारा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से इंस्टीट्यूट सेटअप हुए, कौन से साल में हुए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि CRRI जो है इंस्टीट्यूट वो कौन से ईयर में सेटअप हुआ, नेशनल वो सेंट्रल रोड फंड ये कब कब सेटअप हुआ, NHAI के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये ऐसे बड़े से मतलब फैक्चुअल सा डेटा है बड़ा, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो सारा होगा। तीनों रोड प्लान्स की पूरी डिटेल्स होंगी उसके अंदर। उसके अलावा आपके जो रोड्स की स्पेसिफिकेशंस है, शोल्डर की विड्थ, फुटपाथ की विड्थ कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, बीच का जो मीडियन होता है उसकी मिनिमम मैक्सिमम सारी वैल्यू उसके अंदर होंगी। तो ये वाला पोर्शन है, इसके आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं आपका डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवेज, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से, ठीक है। चलो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम, लेट सपोज आपको किसी भी जगह आपको लेट सपोज एक आपको हाईवे बनाना है, कहीं पे आपको कोई एक हाईवे बनाना है। तो सबसे पहली चीज हमारे सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, व्हाट विल बी द बेसिक नेसेसिटी या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी हाईवे बनाने से पहले वहां पे। अलाइनमेंट, टोपोग्राफी। देखो सब वो तो सब आएगा, लेकिन जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज डिमांड। वहां पे डिमांड भी तो होनी चाहिए, लोकल कम्यूटेशन। अगर वहां पे एक जगह से एक काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन है दूसरी जगह डेली ट्रेवल कर रही है, कम्यूटर्स देखने पड़े सबसे पहले वहां पे कितने हैं, ठीक है ना।
तो उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, आपका हाईवे डिजाइन होगा, ठीक है ना। वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज वगैरह वो सब पढ़ेंगे कि आपकी मैक्सिमम मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो दैट इज द सबसे जो बेसिक ना डिमांड होनी चाहिए ना। ऐसे फ्री फंड में तो हाईवे कहीं बनाओगे नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तभी बनाओगे, ठीक है ना। ऐसे भी गवर्नमेंट के पास कितने ही पैसे होते हैं जो कहीं पे भी हाईवे बना दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले होते हैं बेसिकली डिमांड देखते हैं कि कौन सी जगह पे आपकी डिमांड जो है दैट इज मैक्सिमम, कहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, कि कहीं पे एक इंडस्ट्रियल हब है और एक कहीं पे आपका कोई एक मतलब टाउन है। अब वहां से टाउन से लोग रोज इंडस्ट्रियल हब की तरफ जाते हैं आपकी जॉब के लिए या वहां पे नौकरी के लिए, किसी लिए भी। तो वहां की काफी ज्यादा पॉपुलेशन अगर एक डायरेक्शन में डेली अप डाउन कर रही है, तो दैट मीन्स वहां पे किसी तरीके की हमें पेवमेंट रोड या फिर आपका कोई हाईवे तो नहीं, चलो पहले रोड बनाने की वहां पे जरूरत है, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज डिमांड, ठीक है, दैट इज डिमांड। उसके बाद जब आपको पता लग गया कि हाँ, कि भाई यहाँ से यहाँ के लिए इस एरिया में हमारी डिमांड है, यहाँ पे हमें किसी तरीके का रोड, किसी तरीके की हाईवे, कुछ भी दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, फिर उसके बाद आपका काम आता है सर्वे का। उसके बाद आपका काम आता है आपका सर्वे का, ठीक है। अब सर्वे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो सर्वे जब आप करोगे ये करोगे इन स्टेजेस, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली आप वहां जाके अलाइनमेंट फिक्स करके आप अपना सर्वे करना नहीं स्टार्ट करोगे। पहले क्या करोगे, टोपोग्राफी स्टडी करोगे उस एरिया की, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, टोपोग्राफी स्टडी करोगे कि भाई वहां पे हिली एरिया है, वहां पे बीच में कोई रिवर्स वगैरह या फिर आपका कोई स्ट्रीम वगैरह तो नहीं है, बीच में कोई आपकी डिप्रेशन खाई वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो काम होता है, सबसे पहला जो सर्वे है दैट इज योर मैप स्टडी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एरिया का मैप स्टडी करते हैं, मैप स्टडी करते हैं। हाँ, मैप से हमें क्या पता लगता है, बेसिकली मैप्स हमें बताते हैं बेसिकली मेन फीचर्स ऑफ द एरिया, ठीक है ना। मेन फीचर्स ऑफ द एरिया मतलब कि हिली एरिया है, वहां पे रिवर्स हैं, अगर हैं तो कितनी हैं, किस डायरेक्शन में हैं, अगर वहां पे वैलीज हैं या नहीं है, कितनी है, कहाँ पे हैं, ठीक है ना। बेसिकली जब हमने अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी, हमने ऐसे एरिया उसको अवॉइड करना होता है कि जहाँ पे अब रिवर आएगी तो ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, वैली आएगी तो वहां भी कुछ ब्रिज बनाने की जरूरत, हिल आएगी तो हो सकता है टनल बनाने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ये चीजें हमने क्या करनी थी, अवॉइड करनी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर। ये आ गया आपका मैप स्टडी। आपने देख लिया कि हाँ भाई कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके का एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद बताओ कौन सा सर्वे आएगा, बता सकता है कोई? किस? रेकनेंस सर्वे, या जैसे हम रैकी भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर reconnaissance सर्वे। अब reconnaissance सर्वे का क्या मतलब है, क्या मकसद है? रैकी में क्या करोगे आप, जब आपने एरिया मैप स्टडी हो गया, आपने सिर्फ मैप खोला, मेन देख लिया कि हाँ यार यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे आपका वैली है, रिवर्स है। रेकनेंस सर्वे क्या करोगे, अब आप तब फील्ड में जाके वहां पे आप क्या करोगे, थोड़ा डिटेल में करोगे कि हाँ ये एरिया है, इनको हमने अवॉइड करना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव थोड़े से रूट्स बनाओगे, समझ गए कि हाँ बिल्कुल, मतलब ऑल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है ना, कि इनको अगर हमने अवॉइड करना है तो आपके कौन कौन से
ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका रैकी में, कौन कौन से ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं, ये आ जाएगा आपका रैकी में, ठीक है ना। मतलब ध्यान पर ये ध्यान रखना, ये भी आपका जो होता है बेसिकली आपका एक ओवरव्यू सा होता है, क्योंकि डिटेल्ड सर्वे नहीं है। सिर्फ आप देखना कि ऑल्टरनेटिव रूट्स कौन सा अवेलेबल है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे आपका ग्रेडियंट ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, ग्रेडियंट ज्यादा तो नहीं है, कहीं पे आपका कोई मतलब रूट तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन वहां पे आपने देखना है कि कहीं ज्यादा चढ़ाई तो नहीं है, ज्यादा ढलान तो नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सा वहां पे बेसिकली अगर कोई आप रूट ले रहे हो तो क्या वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, ठीक है ना। ये चीज चेक करनी होती है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया आपका रेकनेंस सर्वे में, रैकी में आ गया। थर्ड इज योर प्रीलिमिनरी सर्वे। नेक्स्ट इज योर प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। अब प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या करेंगे, कोई बता सकता है? प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होगा? सॉइल फ्यूल प्री कैसे करते हैं? नहीं, लाइन फिक्स करेंगे। वो डिटेल में जाता है, वो आपका डिटेल सर्वे में जब आप सॉइल टेस्टिंग करते हो या सेंटर लाइन फिक्स, वो डिटेल में। प्रीलिमिनरी सर्वे में ये होता है कि जो रेकनेंस सर्वे में हमने ऑल्टरनेट रूट्स जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं, समझ गए। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या कर रहे हैं, सर्वे में क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ alternate routes suggested during रेकनेंस सर्वे, ठीक है। जो अल्टरनेट रूट्स वहां पे सजेस्ट किए, फिर हम क्या करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, आपका बेस्ट रूट निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन सा जो बेस्ट सूटेबल रूट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से हमारा जो बेस्ट रूट है वो सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट रूट को सिलेक्ट करते हैं। जब आपने वो सिलेक्ट कर दिया तो लास्ट आपका जो सर्वे आता है दैट इज योर डिटेल्ड सर्वे, दैट इज योर डिटेल्ड सर्वे। अब इस डिटेल्ड सर्वे में आप क्या करोगे, सॉइल टेस्टिंग करोगे, ठीक है ना। वहां पे अलग अलग आप बेंचमार्क लगा के अलग अलग आप अलाइनमेंट ग्रेडियंट कैसा है वहां पे वो सब आप चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि वहां पे कितनी कटिंग होनी है, कितनी फिलिंग होनी है, समझ गए। तो फिर अब आप डिटेल्ड में आप करोगे, सेंटर लाइन फिक्स करोगे, ट्रांसफर स्लोप निकालोगे, कटिंग कितनी होनी है, फिलिंग कितनी होनी है, ठीक है ना। तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, डिटेल्ड सर्वे में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका डिटेल्ड सर्वे में, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है पेपर में, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जनरली जो क्वेश्चन आता है सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में किस सीक्वेंस में आपका सर्वे होता है, सबसे पहले सर्वे कौन सा होता है, लास्ट कौन सा होता है। यहाँ चारों का नाम दे देंगे आपको, बोलेंगे अरेंज करो इनको किस सीक्वेंस में ये हाईवे में किए जाते हैं। तो मेन जो चीजें हैं इसके नाम याद रखने की इंपॉर्टेंट है कि पहले मैप स्टडी करते हैं। मैप स्टडी मतलब बेसिकली टोपो शीट्स होती है, टोपो शीट्स तो सुना होगा आपने, टोपोग्राफिक शीट्स जो कॉन्टूर शीट्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या करते हैं, टोपो शीट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको जो टोपोग्राफी का एरिया का पता लग जाता है। उसके बाद रेकनेंस सर्वे करते हैं, एरिया आपने देख लिया, उसके बाद कौन कौन से ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, अवॉइडिंग योर हिल्स रिवर्स वैलीज को अवॉइड करके कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं, अब वो देखते हो। फिर उसके प्रीलिमिनरी सर्वे जो आपने रूट सेलेक्ट किए हैं उनको स्टडी करते हो, उसमें से जो बेस्ट रूट है वो निकालते हो। बेस्ट रूट निकालने के बाद उसकी फिर आप क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग और आपका
क्रॉस सेक्शंस, ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीजें आप चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका सर्वे, जो इनिशियल स्टेजेस है सर्वे की। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये सब सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जब आपने अपना फाइनल अलाइनमेंट फिक्स कर ली, सेंटर लाइन फिक्स कर ली, ठीक है, आपने अपना हाईवे का प्रॉपर जो रूट है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो हमारे जो हाईवे जो सिलेक्ट करते हैं ना, हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम 4 चीजें हमने जो ध्यान रखनी होती है, जो मेन 4 चीजें जो हमने ध्यान रखनी होती है, दैट इज योर, जो मेन 4 चीजें हैं, पहली चीज होती है जो भी आप अलाइनमेंट फिक्स करो, जो भी आप अलाइनमेंट फिक्स करो, इट शुड बी shortest distance, शॉर्ट, यस शॉर्ट। सेकंड, कम finance, पैसे कम easy to construct, ठीक है, सेफ, ठीक है, एंड लास्ट इज योर, जो सब लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। ठीक है, ये हमारी मेन 4 जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी आप कोई अलाइनमेंट फिक्स करते हो, जो आपकी 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये आ गई। एक तो सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन इजी होनी चाहिए, चौथा सेफ होना चाहिए, और जो लास्ट है दैट इज लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोनॉमिकल। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन में। ज्योमेट्रिकल डिजाइन में द फर्स्ट कंपोनेंट, जो आपका पहला कंपोनेंट है ज्योमेट्रिकल डिजाइन का, दैट इज केम्बर, दैट इज केम्बर। ठीक है, जो आपका पहला जो कंपोनेंट है दैट इज केम्बर। कोई बता सकता है व्हाट इज केम्बर? क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड, सर ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं इफेक्ट। क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड, एग्जैक्टली। सेंटर में ही हाँ। समझते मतलब बेसिकली क्या है, केम्बर इज योर क्रॉस स्लोप of the road, क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड। ठीक है, केम्बर क्या आ गया आपका? क्रॉस स्लोप आ गई है आपकी रोड की। ठीक है, मतलब क्रॉस स्लोप मतलब कि मतलब हम क्या करते हैं, आपकी रोड, हाँ देखो, रोड को हम क्या करते हैं, सेंटर से उठा देते हैं, सेंटर से, मतलब क्रॉस स्लोप मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम स्लोप दे देते हैं। यस सर, ठीक है, Yes, sir. ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लोप देते हैं। नीड क्या है, व्हाट इज द पर्पस, क्यों देते हैं? ड्रेनेज, रेन वाटर ड्रेन रखने के लिए। सर एक ड्रेन वाटर है जो दूसरा जो है, 2 गाड़ियां उनके बीच में वो ऐसे रहे हाँ। ताकि टक्कर वगैरह जो भी कोलाइड है। हाँ, वो बोल सकते हैं एज आप, डिवाइडर भी, एज ए डिवाइडर भी, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है, जो मेन Drainage. पर्पस है दैट जल्दी रोड सूख जाए। इज ड्रेनेज। जो मेन पर्पस है हमारा, मेन जो पर्पस है दैट इज ड्रेनेज। ठीक है, जो क्रॉस स्लोप है, जो आपकी क्रॉस स्लोप का केम्बर है, वो हम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ ड्रेनेज। तो ये रोड की थ्रू आउट द रोड होता है या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ही होता है? देखो थ्रू आउट द रोड, ध्यान रखना, थ्रू आउट द रोड नहीं होता है, इस चीज का मतलब ध्यान रखना। रोड हाँ, जहाँ पे कर्व्स आते हैं, आपके मैक्सिमम, वहां पे क्या होता है, आपने ऑलरेडी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड की होती है यस सर, कर्व्स के ऊपर। जी सर। ठीक है ना, हाँ, वहां पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपकी स्ट्रेट रोड होती है ना, जहां पे स्ट्रेट रोड होती है। हाँ, दिक्कत ड्रेनेज की आती है स्ट्रेट रोड पे। ठीक है, ड्रेनेज की जो दिक्कत आती है वो आती है स्ट्रेट रोड पे। तो ध्यान रखना, जो आपका केम्बर होता है दैट इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड। कर्व्स में ऑलरेडी सुपर एलिवेशन दी होगी आपने, कर्व्स पे आपने ऑलरेडी सुपर एलिवेशन दी होगी। ठीक है ना, तो वहां पे आपको केम्बर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सुपर एलिवेशन ही आपका, समझ लो, केम्बर का काम करती है। वहां पे सुपर एलिवेशन ही आपका केम्बर का काम करती है। ठीक है, तो आपका जो केम्बर प्रोवाइड करने के बेसिकली 2 मेजर रीजंस है, 2 मेजर reasons
है आपके। पहला आ गया आपका, पहला रीजन क्या आ गया? टाइप ऑफ टू, पेमेंट। हाँ, टू रिमूव रेन वाटर, टू रिमूव रेन वाटर फ्रॉम the surface, remove rain water from the surface। ठीक है, अब अगर आपका रेन वाटर सरफेस पे होगा, क्या दिक्कत होगी उससे? खड्डे बढ़ हाँ सर पैच वैच बना सकते हैं। देखो बेसिकली अगर रेन वाटर आपका सरफेस पे है, एक तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका बिटुमिन, हाँ बिटुमिन और जो आपका एग्रीगेट है, बिटुमिन एग्रीगेट के बीच में क्या होगा, ज्वाइंट खत्म हो जाएगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा। वो क्या करेगा कि हाँ वहां पे आपका बेसिकली क्या होगा, आपकी जो रोड क्वालिटी है, रोड क्वालिटी कम हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी। ठीक है, रेन वाटर may enter the layers underneath। ठीक है ना, जो नीचे की लेयर्स है, क्या पता आपका जो रेन वाटर वहां पे एंटर कर जाए, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा आपका, अगर सब ग्रेड में पहुंच गया तो आपकी सेटलमेंट भी हो सकती है, किसकी, रोड की, सेटलमेंट ऑफ, बिल्कुल पॉट होल्स, वही आपका जब पानी आ गया, पॉट होल, सेटलमेंट ऑफ रोड्स, मतलब किसी भी टाइप का फेलियर हो सकता है, जिसके कारण आपकी जो रोड लाइफ होती है, रोड की लाइफ कम हो जाती है, रोड लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, एक तो हो गया कि रोड के लिए प्रॉब्लम है, जो आपकी रोड है, रोड की क्वालिटी खराब होगी, पॉट होल्स बनेंगे, खड्डे बनेंगे, हो सकता है रोड सेटल कर जाए। ठीक है, एक तो दिक्कत ये है, एक दिक्कत और होती है, वो किसके लिए होती है, एक और दिक्कत है कि पानी खड़े होने से, फ्रिक्शन। एग्जैक्टली फ्रिक्शन वाला पॉइंट, बिल्कुल सही बोला। जो एक तो रोड के लिए दिक्कत है, और जो रोड यूजर्स हैं जो गाड़ी, उनके लिए भी दिक्कत है। पानी के कारण क्या होगा, ड्यू टू स्टैंडिंग वाटर, ड्यू टू हाँ वेट सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू वेट सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस, जिसके कारण क्या होगा आपका, स्लिपिंग ऑफ व्हीकल्स, स्लिपिंग। ठीक है, स्लिपिंग, या हम इसको क्या बोलेंगे, स्लिपिंग और स्किडिंग ऑफ। ठीक है, स्लिपिंग और स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। ये स्लिपिंग और स्किडिंग डिस्कस किया हमने क्लास में कभी? नहीं सर क्या क्या हाँ ये देखो, हाँ हाईवे आज स्टार्ट किया हमने, वो अच्छा वो दूसरे बैच में किया होगा। ठीक है, ये स्लिपिंग और स्किडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिपिंग एंड स्किडिंग? एक में सर ये मतलब रोटेशन होती है, मतलब व्हीकल में ही वो स्लिप होता है, स्किड होता है जब हॉरिजॉन्टली व्हीकल मूव करे, आउट ऑफ द अलाइनमेंट चला जाएगा। सर एक में सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा, एक में कम। देखो आसान भाषा में बात करेंगे, स्किडिंग हो गया, आपने गाड़ी को ब्रेक मारी, आपका टायर रुक गया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, समझ गए, सिंपल भाषा में बात करेंगे, आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ आपने ब्रेक मारी, हाँ आपने ब्रेक मारी, गाड़ी रुक गई है, टायर रुक गए हैं लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, दिस इज योर स्किडिंग। ठीक है, समझ गए, मतलब सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं है, ध्यान रखो, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं है लेकिन लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट है। ठीक है, क्लियर है, टायर नहीं घूम रहा है लेकिन फिर भी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं है लेकिन लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट है। स्लिपिंग में इसका उल्टा है, स्लिपिंग इज द रिवर्स ऑफ स्किडिंग, मतलब अब आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया, आप गाड़ी चलाना चाहते थे, स्पीड, आपने स्पीड बढ़ाई गाड़ी की, एक्सेलरेट किया, टायर अपनी जगह ही घूम गया, टायर अपनी जगह ही घूम गया, गाड़ी नहीं चली लेकिन टायर घूम गया, मतलब सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट आपकी हो रही है लेकिन लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट
नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान रखना स्किडिंग और स्लिपिंग का जो डिफरेंस है, स्किडिंग में आपकी लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट है, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं है, और स्लिपिंग में सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट है पर लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर गीली सरफेस होगी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकता है, आपका स्किडिंग हो जाए, स्लिपिंग हो जाए गाड़ियों की। ठीक है, तो जो मेजर रीजन है आपके केम्बर प्रोवाइड करने के, वो आपकी एक तो रोड क्वालिटी, एक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोड एंड अदर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रोड यूजर्स। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे शेप ऑफ केम्बर। अब हम समझ तो आ गया कि हमें कि भाई पानी निकालना है, तो पानी निकालने के लिए क्या देना है, केम्बर बनाना है, केम्बर देना है। अब केम्बर हम किस टाइप का देते हैं, किस शेप का देते हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इज योर शेप्स ऑफ केम्बर। नेक्स्ट आ गया आपका शेप ऑफ केम्बर। ठीक है, तो बेसिकली मेन आपके 3 मेजर शेप्स हैं जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर पैराबोलिक केम्बर, नेक्स्ट इज योर पैराबोलिक केम्बर। ठीक है, जिसकी इक्वेशन आप यहां देख लो, y is equal to 2x square upon nw, where w is the width of the road, x is the distance from the edge। ठीक है, ये आ गया पैराबोलिक केम्बर। ठीक है, जो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, जनरली जो हम प्रोवाइड करते हैं आपकी बिटुमिनस रोड पे, जनरली बिटुमिनस रोड में प्रोवाइड करते हैं, जनरली प्रोवाइडेड इन बिटुमिनस रोड। ठीक है, और इस टाइप की जो केम्बर है, पैराबोलिक केम्बर, ठीक है, ये आपकी मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट होती है ये प्रोवाइड करना। ठीक है, इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट फिक्स कर पाना, प्रॉपर इसको शेप दे पाना, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, ये आ गया पैराबोलिक केम्बर। नेक्स्ट आ गया आपका स्ट्रेट लाइन केम्बर। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन केम्बर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन केम्बर। ठीक है, ये आपका इस केस में आपका जो क्या करते हैं हम, जहां जैसे हमने पैराबोलिक शेप दी थी, इस केस में क्या आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन शेप आ जाएगी। ठीक है, ये जनरली आपकी प्रोवाइड होती है आपकी जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स पड़ती हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स में जनरली आपका स्ट्रेट लाइन केम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन केम्बर आपका जनरली आपका सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। ये स्लोप देख रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, 1 in n, मतलब 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका 1 यूनिट का आपका राइज है, दैट इज योर स्लोप ऑफ योर केम्बर। ठीक है, पर जनरली अब आप लोग भी गाड़ियां यूज करते हो, गाड़ी चलाते होंगे, तो जनरली आपने रोड पे कभी ध्यान दिया किस टाइप का केम्बर दिया होता है? जनरली पैराबोलिक दिया होता है। देखो, एक तो पहली बात है कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम रोड बिटुमिनस रोड ही होती हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट तो अभी स्टार्ट हुई हैं। ठीक है ना, पर मैक्सिमम अगर आप कहीं जगह नोटिस करोगे, मैक्सिमम पैराबोलिक केम्बर ही दिया जाता है, पैराबोलिक केम्बर ही दिया जाता है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कि बता सकता है? पैराबोलिक, एक तो चलो हमने तो बोल ली, एक तो बात हमने समझ ली कि हाँ जनरली बिटुमिनस रोड में पैराबोलिक केम्बर देते हैं, पर पैराबोलिक केम्बर ही क्यों देते हैं, कोई रीजन बता सकता है इसके पीछे? टर्निंग मूवमेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं, वो तो चलो आप वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें सुपर एलिवेशन में, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो तो बिटुमिनस को जो सेटिंग करना होता है, हाँ, नहीं वो रीजन तो है ही है कि बिटुमिनस को सेटिंग करना आसान होता है इस शेप में, वो ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आप पैराबोलिक केम्बर को आप स्टडी करो, ऊपर का जो ये पोर्शन है, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट पोर्शन, ये समझ रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट पोर्शन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, ये आपका ऑलमोस्ट फ्लैट होता है ये। ठीक है ना, तो जो ओवरटेकिंग व्हीकल्स होती हैं, समझ रहे हो, जो ओवरटेकिंग व्हीकल्स होती हैं उनके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है यहाँ मैनूवर करना, यहाँ से आपका ओवरटेक कर पाना आसान हो जाता है। जबकि यहाँ पे अगर देखो आप, ये समझ लो एक पॉइंटेड सा आपका शार्प, मतलब यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है कि शार्प आपका टर्न आ रहा है।
ठीक है ना। तो जो पैराबोलिक केम्बर होता है, जो पैराबोलिक केम्बर होता है, दिस फैसिलिटेट्स या फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए, फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए आपका जो पैराबोलिक केम्बर होता है, आपका जो पैराबोलिक केम्बर होता है, दैट इज हेल्पफुल फॉर फास्ट मूविंग ट्रैफिक। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक आ गया पैराबोलिक, एक आ गया स्ट्रेट लाइन, एंड थर्ड इज योर, जो तीसरा आ गया दैट इज कॉम्बिनेशन, जो रेयरली आपका प्रोवाइड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। ठीक है, तीसरा आ गया आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, हमारा जो पैराबोलिक केम्बर, अच्छा पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पढ़ा भी होगा आपने। हाँ y is equal to ax square, 4x square नहीं, वो तो a की वैल्यू होगी ना 4। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज y is equal to ax square। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज स्टडी करो, आपकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 2x square upon nw। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? दिस implies a is equal to 2/nw। W। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, A is equal to 2NW। ठीक है, A आ गया आपका, A is equal to 2NW। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे देखो ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वो देखेंगे। अब अगर मुझे ये पोर्शन होता है ना, जो टॉप पोर्शन, जो सेंटर वाला पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन, इसे हम बोलते हैं क्राउन, इसे हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, चाहे वो चाहे वो पैराबोलिक केम्बर है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन केम्बर है, जो आपका सेंटर पोर्शन जिसको हमने रेज किया होता है, इट इज कॉल्ड एज क्राउन। ठीक है, अब अगर मुझे लेट्स सपोज पैराबोलिक केम्बर है, मुझे क्राउन की हाइट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एज, कैसे निकालूंगा? मेरे पास इक्वेशन है ना, y is equal to 2x square, y is equal to 2x square upon nw। ये इक्वेशन है मेरे पास, y is equal to 2x square of nw, जहां से x क्या है? x is the distance from the edge, right? तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू, हाइट ऑफ क्राउन निकालनी हो, x की जगह क्या पुट करूंगा? मेरा x किसके बराबर आएगा? b/2 w/2, b/2 या आपका w/2 पेवमेंट, हाँ वही पेवमेंट के सेंटर में ही आएगा ना, पेवमेंट के सेंटर में ही आएगा। राइट, क्लियर है? तो जरा इसकी सेंटर में इसकी वैल्यू पुट करके देखो जरा क्या इक्वेशन बनती है, क्या आएगा? अगर x की जगह w/2 पुट करो, देखो y किसके बराबर आता है? w square divided by 2nw। हाँ w क्या? हाँ, सिंपलीफाई करके बताओ, मतलब y w/2n w/2n यही है। इसका मतलब मेरी जो हाइट ऑफ क्राउन है, हाइट ऑफ क्राउन, वो किसके बराबर आ गया? w/2n। अब जरा स्ट्रेट लाइन केम्बर में देखो, हाइट ऑफ क्राउन क्या गिवन है? स्ट्रेट लाइन केम्बर में देखो आपका हाइट ऑफ क्राउन क्या गिवन है, डायग्राम में चेक करो जरा, w/2n। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप पैराबोलिक केम्बर दो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन केम्बर दो, आपकी जो क्राउन की हाइट है, हाइट है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है ना, मतलब चाहे मैं यहाँ पे पैराबोलिक दे दूं या फिर मैं स्ट्रेट लाइन दूं, जो मेरी हाइट रहेगी केम्बर इसकी क्राउन की, वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है?
ठीक है ना, मतलब मैंने चेक कर लिया मेरी 1 in n स्लोप है, लेट्स सपोज स्लोप इज 1 in 50, लेट्स सपोज जो आपकी क्रॉस स्लोप है वो 1 in 50 है, ठीक है। 1 in 50 का मतलब क्या हुआ कि 50 यूनिट में 1 यूनिट का राइज होना है, 50 यूनिट में 1 यूनिट का राइज होना है, ठीक है ना। तो अब ये जो 1 यूनिट का वर्टिकल है, इसको मैं एज को चाहे स्ट्रेट से ज्वाइन करूं चाहे पैराबोलिक से ज्वाइन करूं, ये जो 1 हाइट है ये कांस्टेंट रहेगी, ये दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो चाहे आप पैराबोलिक केम्बर दो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन केम्बर दो, आपके जो क्राउन की जो हाइट है वो आपकी क्या रहती है, दोनों केस में सेम ही रहती है, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ ये चीज कि जो क्राउन की जो हाइट है आपकी, जो हमने जो केम्बर देना है, हाइट छोड़ो, हमने जो केम्बर देना है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपका किस पे डिपेंड करेगा कि हमने केम्बर कितना देना है, कितनी स्लोप देनी है हमने केम्बर की, किस चीज पे डिपेंड करेगा, ग्रेडियंट नहीं ग्रेडियंट तो हमने फिक्स करना है ना, स्लोप का ग्रेडियंट हमने क्रॉस ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं मैं, वो तो हमने फिक्स करना है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो पहली चीज टाइप ऑफ रोड, कौन सी बिटुमिनस रोड है, कंक्रीट रोड है, WBM है, ग्रेवल रोड है, अर्थ रोड है, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। देखो जितनी क्वालिटी रोड की खराब होगी उतनी हमें स्लोप ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि जो आपका वाटर है वो पेनिट्रेट ना करे अंदर, ठीक है ना। दिक्कत कब है, जब रोड पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज आ गई आपकी क्वालिटी ऑफ द रोड, ठीक है। जितनी आपकी रोड परवियस है, जितनी परमिएबल रोड है, उतनी आपको क्रॉस स्लोप क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि पानी फटा अंदर जाने से पहले क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए, ठीक है ना, रोड के अंदर घुसने से पहले ड्रेन हो जाए। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, विड्थ पे तो चलो मतलब वो तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन जो मेन आपका पॉइंट है, तो सेकंड है रेनफॉल के ऊपर, पानी कितना आ रहा है, ठीक है ना। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, पानी कितना आ रहा है, जितना पानी आएगा उसी हिसाब से आप क्या दोगे, क्रॉस स्लोप दे दोगे। पता लगा वहां पे राजस्थान में बारिश ही बहुत कम होती है, वहां पे हमने स्लोप दे दिया आपकी 1 in 25, उसका करना गया 1 in 25 स्लोप का, जब पानी नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो जो आपकी दो मेजर पॉइंट्स हैं, जो आप जिस पे क्रॉस स्लोप डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो मेजर पॉइंट्स, मेजर फैक्टर्स डिसाइडिंग स्लोप ऑफ केम्बर, वो कौन कौन से आ गए, पहला आ गया आपका रेनफॉल, और दूसरा आ गया आपका क्वालिटी ऑफ रोड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रोड मतलब जहां रेनफॉल ज्यादा वहां पे स्लोप आपकी ज्यादा होगी, और क्वालिटी ऑफ रोड में क्या होगा, जितनी इंफीरियर क्वालिटी, देखो इंफीरियर क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे परमेबिलिटी कम है, ठीक है ना, वो रोड जिसकी परमेबिलिटी जो ज्यादा परवियस रोड है, ठीक है ना, जहां पे पानी अंदर तक पेनिट्रेट करने के ज्यादा चांसेस हैं, वहां पे हम जो आपकी क्रॉस स्लोप है वो आपकी ज्यादा देंगे, ठीक है ना, ताकि पानी पेनिट्रेट करने से पहले या परमिएट करने से पहले ही आपका रोड से उतर जाए, ठीक है, रोड से उतर जाए, ठीक है, हाँ ड्रेन हो जाए, ठीक है ना। तो मोर परवियस रोड, more pervious more will be the camber, ठीक है, more will be the camber, ठीक है ना, मतलब पानी परमिएट करने से पहले ही क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए, ठीक है। तो आपके IRC ने कुछ केम्बर की वैल्यूज रेकमेंड करी है, देख लो। देखो पहला आ गया आपका टाइप ऑफ रोड, किस टाइप की रोड है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपने केम्बर कितना प्रोवाइड करना है, विद हैवी रेनफॉल एरिया एंड विद लाइट रेनफॉल एरिया, हाँ ठीक है, विद हैवी रेनफॉल एंड लाइट रेनफॉल
ठीक है, पहली देखो, पहली जो आपकी रोड आ गई दैट इज सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस, मतलब जो आपकी बेस्ट क्वालिटी की जो रोड है, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी सबसे कम होगी, इसलिए स्लोप भी कम है, 1 in 50 मतलब 50 यूनिट में 1 यूनिट का राइज है, मतलब 2% की आपकी स्लोप है। अब इसमें भी कंपेयर करो आपकी हैवी रेनफॉल लाइट रेनफॉल में, हैवी रेनफॉल इज 1 in 50 एंड लाइट रेनफॉल इज 1 in 60, मतलब लाइट रेनफॉल में 60 यूनिट में 1 यूनिट का राइज है और हैवी में 50 यूनिट में 1 यूनिट का राइज है, ठीक है ना। तो स्लोप ज्यादा कहां पे है, हैवी में है कि लाइट में है? हैवी में। हैवी में ज्यादा है। अब इसी सीमेंट कंक्रीट रोड को आप अर्थ रोड जो फोर्थ पॉइंट है उसके साथ कंपेयर करो। सीमेंट कंक्रीट में जो केम्बर है हैवी रेनफॉल में 1 in 50 है और अर्थ रोड में इसका डबल 1 in 25 है, ठीक है ना। वहां 50 यूनिट में 1 यूनिट का राइज हो रहा है, यहाँ 25 में ही 1 यूनिट का राइज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये केम्बर के आ गई डबल, ठीक है। क्यों डबल है? क्योंकि अर्थ रोड की आपकी परमेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो हम नहीं चाहते कि आपका जो पानी है वो नीचे सब ग्रेड तक पहुंचे, ठीक है ना। तो उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें उससे ड्रेन करवाना है, इसलिए जो आपकी क्रॉस स्लोप है, इसलिए जो आपकी केम्बर है दैट इज 1 in 25, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपने याद क्या क्या रखना है, इसमें आपको ये टेबल पूरा ही ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीधे पूछ लेते हैं कि हैवी रेनफॉल है, ये वाली रोड है, तो बताओ केम्बर कितनी है, या मैक्सिमम केम्बर हम सीमेंट कंक्रीट रोड में विद हैवी रेनफॉल कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर आपको क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, जैसे हम अभी आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में ही इसका डेटा पूछेंगे, मतलब न्यूमेरिकल आएगा लेकिन उसमें ये डेटा यूज होगा, तो आपको ये डेटा, आपको ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइप ऑफ रोड और रेनफॉल के अकॉर्डिंग केम्बर कितनी है उस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो जरा। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक नोट लिख लो, इससे पहले एक नोट लिखो, लिखो द क्रॉस slope for shoulders should be 0.5% steeper, 0.5% steeper than the cross slope of the pavement subject to a minimum of 3%, subject to a minimum of 3%, मतलब 3% से ज्यादा काम नहीं करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं क्रॉस में सर स्क्रीन गायब होगी। हेलो सर, स्क्रीन गई। सर को कॉल तो नहीं आया या नेट सेट का कोई दिक्कत? शायद नेट डिस्कनेक्ट हुआ है क्या आपको? सर 16 इम्यूनिटी तो है। डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। जी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं सर, अब दिख रही है? आ रही है सर, आ रही है रास्ते में। सूझी गई सर। हाँ दिख रही है, ठीक है। ये नोट वाला पॉइंट लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ मेरे को, शोल्डर होता क्या, व्हाट इज शोल्डर ऑफ अ रोड? सर साइड पे जहाँ पे पेमेंट, जहाँ पे चलने का रास्ता, वही कह रहे हैं रोड के पेमेंट के साइड में जो साइड में, हाँ रोड के साइड में जो कच्चा रास्ता होता है, ध्यान रखना, पेव हाँ कैरिज वे के साथ में जो कच्ची रोड होती है, कच्चा रास्ता, दैट इज योर शोल्डर, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है शोल्डर शुड बी 0.5% स्टीपर
The cross slope of shoulder should be 0.5% steeper than the cross slope of the pavement, subject to a minimum 3%. अब ये steeper क्यों होना चाहिए? ये बता सकते हैं मेरे को? steeper क्यों होना चाहिए? सर कि वो पानी वहां से वहाँ पे भी पानी ना हाँ पानी, सो ये हाँ, साइड बिल्कुल। देखो इसके साइड उसमें वो बिटमन रोड हाँ। का रोड हो जाएगा। हाँ देखो इसके लिए, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि वहां से भी पानी जल्दी से ड्रेन हो जाए, और दूसरा क्या होता है, अगर वहां पे स्टीप स्लोप होगी तो जो गाड़ियां होंगी, गाड़ियां भी वहां पे उतरने से थोड़ा क्या करेंगी, पीछे रहेंगी। मतलब उसको जो व्हीकल्स हैं उसको नॉर्मल रोड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। समझिए, शोल्डर क्या होता है कि कभी भी गाड़ी खराब होगी आपकी, या कभी आपको रुकना है तो थोड़ी देर आप गाड़ी नीचे उतार के खड़े हो सकते हो वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जो आपकी क्रॉस जो शोल्डर है इसको भी प्रॉपर हम अगर ऐसे प्लेन बना के फर्स्ट क्लास इसको स्मूथ सरफेस देके बना दे तो गाड़ी समझेंगी ये भी आपकी रोड ही है, तो वहां पे भी आपकी गाड़ियां चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए जो आपके शोल्डर होते हैं वो हमेशा स्टीप होते हैं, दैट इज स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप, और उनकी जो सरफेस होती है इट इज ऑलवेज रफ, ठीक है ना। जो आपकी पेवमेंट के कंपैरेटिवली में उसकी जो सरफेस होती है वो हमेशा रफ होती है, मतलब उसको हमेशा कच्चा ही छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, देखो क्वेश्चन। मिनिमम इन अ डिस्ट्रिक्ट 3% का मतलब कैसा? क्या क्या इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे सर, 3% का मतलब हो 3% का मतलब इससे ज्यादा स्टीप नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, इससे ज्यादा हम इसको स्टीप नहीं करेंगे 3% से ज्यादा, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ मिनिमम 3%। मैक्सिमम। कम से कम 3 देना है, नहीं ये तो आपकी कम नहीं। सर मिनिमम 3 है, ये मतलब आपकी तो 3 मिनिमम देना है। हाँ 3% तो देना ही देना है, ठीक जी है। सर। ये मिनिमम वैल्यू है, हाँ 3% तो देनी ही देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, कॉमा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, रिपीट। मेजर in a district where rainfall is heavy, in a district where rainfall is heavy, comma major district road of WBM pavement, of WBM pavement, comma 3.8 meter wide, 3.8 meter wide is to be provided, 3.8 meter wide is to be provided, full stop. What should be the height of the crown, what should be the height of the crown with respect to the edges, what should be the height of the crown with respect to the edges? हेलो, आ रही है आवाज सबको? With respect हेलो, सर आ रही है। with respect to the with respect to the edges, ठीक है, with respect to the edges। ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं सामने स्क्रीन पे, देख लो। ऑप्शन ए 0.058 मीटर, ऑप्शन बी 0.046 मीटर, ऑप्शन सी 0.072 meters, and option D 0.04 ए ऑप्शन सर, meter। ए ऑप्शन 0.058। 0.058 0.07 0.07 0.58 0.05। हेलो 0.058, ठीक है। देखो कैसे किया आपने, देखो अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पेपर में डायरेक्टली इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू यूज करनी पड़ जाएगी। क्या बोलता है कि एक हैवी रेनफॉल वाला एरिया है जहां पे WBM पेवमेंट बनानी है, तो इसका मतलब हैवी रेनफॉल और WBM पेवमेंट, तो इसका मतलब आपका जो केम्बर आ गया दैट इज 1 in 33,
केम्बर की आपकी स्लोप आ गई 1 in 33, ठीक है। और विड्थ कितनी है, W कितनी है 3.8 मीटर, 3.8 मीटर, ठीक है। अब दो तरीके करने के, कैसे किया आप लोगों ने, इसको परसेंटेज में लेके किया या स्लोप से किया? स्लोप से किया। देखो मैं एक चीज बताऊं, हाँ देखो मेरी एक चीज बताऊं, फॉर्मूला तो इसका आपको पता ही लग गया आपका कि y इज इक्वल टू 2x² NW, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, y इज इक्वल टू 2x² NW, या फिर आप यूज करो y इज इक्वल टू W अपॉन 2n, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। पर मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला ही अवॉइड करो, आप ये फॉर्मूला ही अवॉइड करो, दोनों फॉर्मूले अवॉइड करो, ठीक है ना। फॉर्मूले बहुत हैं याद रखने के लिए इस इंजीनियरिंग में आपके, तो फॉर्मूला छोड़ो, कंसेप्ट के साथ चलते हैं। लेट सपोज यही आपकी कुछ इस तरीके की यही होगी आपकी केम्बर, ठीक है ना, ऐसे करके आपकी ये केम्बर होगी, तो ये आ गई आपकी, ये हमें ये निकालनी बेसिकली, ये हाइट है, हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल विड्थ उसने दिया आपको 3.8 मीटर्स, टोटल विड्थ दी है 3.8 मीटर्स, हमें निकालनी है ये केम्बर की हाइट, ये क्राउन की, हमें इस क्राउन की हाइट निकालनी है, ठीक है। मतलब ये क्राउन होगा कहाँ पे, सेंटर में ही होगा, 9.8 मीटर यहीं पे होगा आपका, 1.9 मीटर्स पे, राइट, क्लियर है चीज। तो हमें क्रॉस स्लोप कितनी दी है, 1 in 33, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 33 हॉरिजॉन्टल पे, 33 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1 वर्टिकल की आपकी शिफ्ट है, मतलब 33 हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो एक यूनिट आपका क्या कर रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 हॉरिजॉन्टल में कितना राइज होगा, 1/33, 1/33। हमें कितना मूव करना है, एज से सेंटर में आने के लिए कितना मूव करना है, 1.19 मूव, 1.9 मूव करना है, ये मूव करना है। तो इसका मतलब 1.9 मीटर में आपका राइज कितना होगा, 1/33 इंटू 1.9 इंटू 1.9। अब यही कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये आप देख लो, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे आएगी ये, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, नीचे 100 बना लो किसी तरीके से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 कर लूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 कर लूं, तो 1.9 इंटू 3 कितना होगा, 5.7, और 33 इंटू 9, 33 इंटू 3 99 अप्रोक्सीमेटली 100, तो ये आंसर बन गया आपका 0.057। तो आपका क्लोजेस्ट जो है दैट इज ए पार्ट, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो चाहे आप इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो भी आंसर मिल जाएगा, चाहे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो भी आंसर मिल जाएगा, या फिर आप इसको कंसेप्ट के साथ चलो, 1 in 33 का मतलब समझोगी, 1 in 33 का मतलब क्या है, तो आप ये कंसेप्ट लेके चलो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी मानो एक कंसेप्ट के साथ ही चलो, क्योंकि फॉर्मूले बहुत हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आपने जो पढ़ना है फॉर्मूले बहुत ज्यादा याद करने के लिए, ठीक है ना। तो किसी जहां पे फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के बिना काम नहीं हो सकता, तो अपना जो एनर्जी है वो फॉर्मूला याद करने में लगाओ, ये फॉर्मूला याद करने से कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन एन एरिया with heavy rainfall, in an area with heavy rainfall, comma 7 meter wide concrete pavement, 7 meter wide concrete pavement is to be constructed, 7 meter wide concrete pavement is to be constructed, full stop. What should be the height of crown, what should be the height of the crown with respect to the edges, what should be the height of the crown with respect to the edges? ऑप्शन ए, ऑप्शन सामने लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखो,
ऑप्शन आ गया आपके ऑप्शन ए 0.07, ऑप्शन बी 0.065, ऑप्शन सी 0.08 और ऑप्शन डी 1.4। ए सर, ए पार्ट 0.00 ए पार्ट राइट, ए बिल्कुल सही। ठीक है, कैसे किया देखो, आपका हैवी रेनफॉल है और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, तो आपकी जो क्रॉस स्लोप आ गई दैट इज 1 in 50। इसका मतलब 50 यूनिट में 50 हॉरिजॉन्टल में हाँ एक वर्टिकल का राइज है। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल में कितना आ गया 1/50, 1/50 आपको कितने में चाहिए, आपको चाहिए 7/2 पे 3.5 पे, तो 3.5 मीटर में कितना होगा 1/50 इंटू 3.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से, तो ये बन जाएगा 7, वो बन जाएगा 100, तो वो आ गया 0.07, ये आ गया 0.07। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है चीज सबको। ठीक है, चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं केम्बर के ऊपर, आपको डायरेक्टली परसेंटेज केम्बर की वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर वही वैल्यू आप किसी क्वेश्चन में आपको यूज करनी पड़ जाएगी। तो एनी हाउ वो आपको वैल्यूज, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, उसके लिए कोई वो शॉर्टकट या कुछ नहीं है, पर वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर, नेक्स्ट इज width of pavement, width of pavement और carriageway। नेक्स्ट इज width of pavement और carriageway। ठीक है, चलो पहली चीज आपकी width of pavement या carriageway डिसाइड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, width of pavement या width of carriageway किस पे डिपेंड करेगा, बता सकते हैं? टाइप ऑफ हाईवे, कौन सा हाईवे का कौन सा है, ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक का वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक फ्लो, टाइप ऑफ हाईवे। ठीक है, टाइप ऑफ हाईवे और हमारे पास पैसा भी आपका कितना है? आता है, पैसे की तो बात है सारी, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल और क्लियरेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, जो मेन मेजर रीजन है, जैसे आपको पता ही होगा व्हाट इज एक सिंगल लेन की विड्थ कितनी होती है आपकी पेवमेंट की, 3.5, देखो 3.75, ध्यान रखना एक चीज इसमें, हाँ अगर आपकी सिंगल लेन रोड है, अगर सिंगल लेन रोड है उसकी जो विड्थ होती है दैट इज 3.75 मीटर। ठीक है, अगर आपकी मल्टी लेन रोड है, अगर आपकी मल्टी लेन रोड है उसके लिए जो विड्थ ऑफ पेमेंट है दैट इज नंबर ऑफ लेन्स इनटू 3.5 मीटर। ठीक है ना, अगर सिंगल लेन है तो दैट इज 3.75 मीटर, और अगर मल्टी लेन रोड है तो नंबर ऑफ लेन इनटू 3.5, मतलब अगर 2 लेन रोड है तो उसकी 7 हो जाएगी, 3 लेन है तो उसकी 10.5 हो जाएगी। ठीक है ना, पर ये वैल्यू फिक्स करने के लिए वो 3.5 या 3.75, ये वैल्यू फिक्स करने के लिए जो दो चीजों को कंसीडर किया जाता है, जो किया गया है वो बेसिकली इट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, और जो आपको क्लियरेंस रिक्वायर्ड दोनों साइड व्हीकल के जो क्लियरेंस आपको चाहिए वो दोनों वैल्यूज देके आपकी इन वैल्यूज को फिक्स किया गया है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फिक्स किया गया है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल आईआरसी ने कितनी रेकमेंड करी है, किसी को कोई आइडिया? 2.4, Maximum width of vehicle is 2.44 meter recommended by IRC। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपकी जो कैरिज वे की जो विड्थ है, जो कैरिज वे की जो विड्थ है उसको फिक्स करने के लिए जो दो मेन पॉइंट्स जो कंसीडर किए गए हैं दैट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल व्हिच इज 2.44 मीटर रेकमेंडेड बाय आईआरसी, और दोनों साइड पे
जो दोनों साइड पे उसको क्लियरेंस चाहिए, उसको कंसीडर करते हुए आपकी जो सिंगल लेन की जो विड्थ है, आपकी जो सिंगल लेन की विड्थ है दैट इज फिक्स्ड एज 3.75 मीटर, और जो मल्टी लेन की जो विड्थ है दैट इज n into 3.5 where n is the number of lanes, n is the number of lanes। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो क्या आपकी जो विड्थ होती है पेवमेंट की वो थ्रू आउट द पेवमेंट क्या वो फिक्स रहती है? लेट सपोज मेरी एक मल्टी लेन रोड है, 2 लेन रोड है जिसकी विड्थ है 7 मीटर्स, तो क्या आइडियल कंडीशन, लेट सपोज आइडियल कंडीशन है, तो क्या उसकी जो विड्थ है वो थ्रू आउट द अलाइनमेंट क्या 7 मीटर ही रहेगी या No, कहीं पे sir. कम ज्यादा होगी? कर्व्स पे कर्व्स पे ज्यादा होगी सर। हाँ एग्जैक्टली यही इसी पॉइंट पे आना था मैंने। ठीक है, तो आपकी जो विड्थ है सिंगल लेन की 3.75 और मल्टी लेन की n into 3.5 मीटर होती है। however at curves this width is increased on account of, क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम बढ़ाते हैं क्या बोलते हैं उसको? सुपर एलिवेशन। बता सकते हैं कोई? नहीं, सुपर एलिवेशन तो अलग। ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है ना? However, at curves, this width is increased on account of extra widening. Extra widening मतलब देखो, let's suppose ये आपका कर्व है, हम क्या कहते हैं, ये जो ऐसे कर्व है यहाँ पे थोड़ा सा जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर देते हैं, इसको अरे कौन बात कर रहा है? AK-47 माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये जो ये एक्स्ट्रा विड्थ हमने प्रोवाइड किया, ये दिस इज योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है? ये बता सकता है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व्स पे? क्या रीजन हो सकता है? तो स्मूथली टर्न करने की, टर्न हो जाए गाड़ी इजीली, गाड़ी नीचे नहीं उतर जाए। पर जब देखो, ये एक साइड से ब्लाइंड हो इसके गया पीछे ना, ना- व्हीकल दिखती नहीं, वर्क करने की अंदर वाली साइड से देखो, इसके लिए इसके पीछे बेसिकली 2 रीजन है। जैसे एक किसी ने भी पीछे बोला कि गाड़ी नीचे ना उतर जाए, ठीक है, गाड़ी नीचे ना उतर, किसी ने पीछे ये पॉइंट बोला था। बेसिकली इसके पीछे जो पहला जो मेन रीजन है दैट इज योर, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रीजन। आप लोग सब लोग गाड़ी चलाते ही होंगे, आपने देखा होगा कभी कि आपका जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ आगे वाले 2 टायरों को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने अगर मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, जो आपके जो स्टीयरिंग होता है सिर्फ आगे वाले 2 टायरों को, मतलब जो आपका जो रोटेट होते हैं, जो मुड़ते हैं, वो सिर्फ आगे वाले टायर होते हैं। पीछे वाले टायर तो बस उसी के पीछे सीट के आते हैं। Yes, कभी बारिशों में, कभी बारिश में अगर आपने कभी अपने गाड़ी के टायरों का ट्रैक देखा हो, तो बाहर के जो टायर होते हैं ना, पीछे वाले जो टायर होते हैं, वो हमेशा थोड़े से बाहर होते हैं आपके आगे वाले टायरों के उसके निशान से। कभी आप एक चीज नोट करना कि जब Yes. गीली रोड में गीले टायर हो तो आप नोट करना, जो पीछे वाले जो 2 टायर होते हैं उनका जो निशान होता है हमेशा अंदर वाले टायरों के हमेशा बाहर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, rigidity of the wheelbase या ट्रैक्टिव फोर्स, because of rigidity of wheel base। ठीक है ना? अब व्हील बेस जो होता है आपका वो फिक्स होता है, वो इलास्टिक तो होता नहीं है। ठीक है ना? आगे वाले टायर अगर मुड़ेंगे तो पीछे वाले टायर जस्ट उनको फॉलो करते हुए आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी टर्न होंगे। ठीक है ना? तो जो लंबी गाड़ी होती है
जो लंबी गाड़ी होती है, कभी बस वालों को या बड़े जो ट्राले वाले होते हैं ना, उनको देखना कभी मोड़ काटते हुए, उनकी नजर हमेशा पीछे रहती है कि कहीं बताइए पीछे वाला सर। पोर्शन उनका नीचे ना उतर जाए। ठीक है ना, बड़े जो मोड़ पे हमेशा उनका ध्यान हमेशा पीछे होता है कि पीछे से उनकी गाड़ी नीचे ना उतर जाए। ठीक है, तो जो पहला रीजन है दैट इज योर मैकेनिकल रीजन, दैट इज योर रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ठीक है, सेकंड जो रीजन है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, देखो साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। कभी टर्न पे किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की है? टर्न पे कभी टर्न पे कभी किसी गाड़ी को अगर ओवरटेक करने की कोशिश करो ना, आपके भी लेट्स सपोज आपने भी की होगी, ऑब्वियसली बात है, बाइक वगैरह सारे चलाते हैं हम। दूर रहने की हाँ, कोशिश करते हैं फिर। हाँ, दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये गाड़ी भी बाहर की तरफ आएगी, तो हमेशा कहते हैं थोड़ा सा उससे दूर रखने की एक एक्स्ट्रा। नॉर्मली अगर हम स्ट्रेट रोड पे ओवरटेक कर रहे हो और हम कर्व पे ओवरटेक करें, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व पे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी कहीं बाहर की तरफ ना आ जाए। ठीक है ना, तो दिस इज योर साइकोलॉजिकल रीजन। मतलब हो सकता है हो या नहीं हो, कोई इसमें वो नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हमारा एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है कि हम गाड़ी से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज योर साइकोलॉजिकल रीजन। और एक रीजन जो है प्रोवाइड करने का, बेसिकली क्या होता है, कर्व्स पे आपका आगे हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस भी कम होता है। अब यहां से आप आ रहे हो, आपको सिर्फ यहां दिखाई देगा, इधर का तो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमने क्या कर देते हैं, साइड डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा वाइडनेस टू increase sight distance, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, WE इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इट इज इक्वल टू, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W साइकोलॉजिकल। ठीक है, W साइकोलॉजिकल। तो W मैकेनिकल जो है इट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, इट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2R where L is the length of wheelbase और R किसके बराबर है? R is the radius of curve। ठीक है, और जो आपकी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है W साइकोलॉजिकल, इट इज इक्वल टू V अपॉन 9.5 रूट R, 9.5 रूट R, where V is the speed of the vehicle, लेकिन स्पीड यूनिट ध्यान रखना, इसके यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना इसके जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो आपको आंसर है आपको वो मीटर में ही मिलेगा। ठीक है, आंसर आपको मीटर में ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है WE, इट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 रूट R, 9.5 रूट R। और इस L के साथ जो आपका ये मैकेनिकल इसका लगता है N L स्क्वायर अपॉन 2R, where N is the number of lanes, ठीक है, where N is the number of lanes। तो ये आ गया आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला।
आंसर आपको मिलेगा मीटर में। सब बाकी सब कुछ मीटर में है, सिर्फ जो v है ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ध्यान, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, बाकी सब कुछ जो है वो आपका मीटर्स में ही है। ठीक है, दिस इज इन सर इसे चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर्स पर आवर। नहीं, चेंज करना जरूरत नहीं है, आपने इसको इसी में सब्स्टिट्यूट करना है। ये नीचे जो 9.5 आया है ये आपका क्या कोई ना कोई इसका जो फैक्टर लगा के कन्वर्जन करके ही आया हुआ है। ठीक है, आप जो वैल्यू पुट करोगे इसकी किलोमीटर पर आवर में ही पुट करोगे। ठीक है, हाँ अगर मीटर पर सेकंड में दिए फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपका जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला है दैट इज NL² / 2R + V / 9.5 √R। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है दैट इज इक्वल टू L² / 2R। ठीक है, n जो लगा है वो नंबर ऑफ लेन्स के लिए लगा है। ठीक है ना, तो जितनी नंबर ऑफ लेन्स है उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग दैट इज L² / 2R। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, लिखो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, what is the psychological extra widening of a pavement, what is the psychological extra widening of a pavement on a horizontal curve of radius 230 meter, curve of radius 230 meter for a speed of horizontal curve radius 230, उसके बाद 230 meter for a speed of v is equal to 80 kilometer per hour, 80 kilometer per hour। ठीक है, ऑप्शन लिखता हूं मैं आगे। ऑप्शन ए स्क्रीन पे लिख रहा हूं 0.455 मीटर, ऑप्शन बी 0.186 मीटर्स, ऑप्शन सी 0.555 मीटर, या ऑप्शन डी 0.136 मीटर्स। सर सी पार्ट 0.555 मीटर, बिल्कुल सही। कैसे की कैलकुलेशन? सर 80/9.5 √ 230। हाँ, ठीक है। मेरे को उसके बाद 15 का जो √ जो 15 का होता है ना वो 225 होता है, मैंने 15 ही ले लिया। हाँ बिल्कुल इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही हो पाएगा सॉल्व। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट देखो आपके जो ऑब्जेक्टिव है इसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस ही लगेंगी। ठीक है ना, तो W साइकोलॉजिकल इज इक्वल टू 80/9.5 √ 230। 230 को 225 अज्यूम कर लो तो याद आएगा 80/9.5 इंटू, हाँ उसको 75 कर लो। 9.5 को मैंने 10 कर दिया, 150 हो गया सीधा 80 और 0.5 आ गया तो आगे एक ही वही था। हाँ बिल्कुल, 50% से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, उसको 10 कर लो, उसको 15 कर लो, 150/80 हो जाएगा। वो आपका 50% से थोड़ा सा ज्यादा 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा तो वो आपका 0.555 आंसर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी इसमें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेशन से ही होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट 0.555। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ ध्यान रखो, ये आ गया आपका 230 है ना, जो इसको हमने अज्यूम कर लिया 225, इसको अज्यूम कर लिया 225 अज्यूम कर लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो गया 15 यहाँ पे आ गई 9.5 को 10 अज्यूम कर लो
तो 10 into 50 हो गया 150, तो 80 upon 150, 80 upon 150 या 8/15, तो 8 2 जा 16 होता है, तो ये वो होगा 50.5, लेकिन ये 16 से कम है, तो आपका आंसर 0.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 0.5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है आपका, दैट इज सी पार्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, एक्स्ट्रा वाइडनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज कह रहा है इफ रेडियस ऑफ कर्व, इफ जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर, if radius of curve is greater than 300 meter, क्या कहता है, then there is no need to provide extra widening, no need to provide extra widening. Then there is no need to provide extra widening. ठीक है, पहले ही आ गया, अगर रेडियस आपकी 300 ज्यादा है। सेकंड, इफ रेडियस इज, अगर आपकी जो रेडियस है वो 50 और 300 के बीच में है, इफ रेडियस इज greater than 50 meters but less than 300 meters, then provide दोनों साइड, then provide extra widening on both sides of the road, on both sides of the pavement, on both sides of the pavement, both sides of the pavement। और थर्ड है आपका, कह रहा है इफ रेडियस इज लेस देन 50 meters, तब क्या करेंगे, अंदर वाली साइड, सिर्फ अंदर वाली साइड, बिल्कुल, प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग only on inner side। ठीक है, सिर्फ अंदर वाली साइड प्रोवाइड करेंगे हम पेवमेंट की। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सर, एक्सक्यूज मी सर, साइट डिस्टेंस। हाँ, बोलो। सर ये अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन निकाला, उसका कर्व जो था, रेडियस था वो 230 मीटर था। तो अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा तो ये दोनों नहीं, अगर जिसमें ग्रेटर देन 300 वैल्यू होगी, तो हमें पूछा होगा अगर ये निकालने के लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो वो हम निकाले देखो फिर ऑप्शन पे डिपेंड। हाँ, अगर ऑप्शन में दिया हुआ, अगर आपको ऑप्शन ऐसे ही है दिए, लेट सपोज ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं ऐसे, फिर तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको वहां पे दिया हुआ है कि क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ये तो फील्ड की बात है, यहाँ क्वेश्चन में तो वो कुछ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर इसी तरीके के 4 ऑप्शन दिए, फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा। हाँ, अगर वहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है, या फिर नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऐसा ऑप्शन है आपको, फिर तो आपको ऑप्शन वही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शंस आपको किस तरीके से दिए हैं। हाँ, अगर रेडियस 300 से ज्यादा तो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है फील्ड में, लेकिन क्वेश्चन में आपसे तो कुछ भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करने की बात है ना। तो अगर तो ऑप्शन हुआ नन ऑफ द अबव, या फिर नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उस केस में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं देंगे। लेकिन अगर चारों ऑप्शन आपको ऐसे वैल्यू दी हुई है, फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अभी हमारा रेडियस कितना था, 230 मीटर था, तो हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी है, 0.55। तो 0.55 का आधा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ। ठीक है ना, 0.55 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
जो वैल्यू आएगी वो इतनी वैल्यू अंदर और बाहर दोनों तरफ दे देंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा साइट डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज योर साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है साइट डिस्टेंस? क्या क्या होता है साइट डिस्टेंस, बता सकता है कोई? व्हाट इज साइट डिस्टेंस? एक बराबर की हाइट से जो ड्राइवर देख सकता एग्जैक्टली, बेसिक साइट डिस्टेंस ड्राइवर क्या की होता है हाइट बेसिकली? हाँ हाँ, ड्राइवर की आई लेवल से, मतलब एक ड्राइवर अपना नॉर्मल रोड पे, एक रोड पे कितनी दूर तक देख सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो हो गया आपका साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब ड्राइवर की हाइट से, ड्राइवर की हाइट से कितना आगे सामने रोड पे कितना दूर तक वो देख सकता है, दैट इज योर साइट डिस्टेंस। ठीक है, अब साइट डिस्टेंस में दिक्कत कब आएगी, ऑब्स्ट्रक्शंस कब आएंगी, ये बता सकता है? कौन सी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी? चढ़ाई में। जब कर्व्स कहीं पे पे वैली कर्व। जब, हाँ देखो सीधी बात है, जब कर्व आएगा, देखो आपकी पहले देखेंगे साइड डिस्टेंस क्या है। साइड डिस्टेंस आ गया आपका मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच a driver can see without any obstruction, without any obstructions। ठीक है, सेकंड आता है आपका obstruction to eyesight, obstruction to sight distance, obstruction to sight distance। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन किस केस में आती है? पहला केस आ गया हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, मोड़ आ रहा है तो मोड़ में ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम दिखता है, और कई जगह तो ब्लाइंड टर्न होते हैं, आपने लिखा देखा भी होगा साइन बोर्ड पे लिखा होता है ब्लाइंड टर्न अहेड, जो एकदम ऐसे 90 डिग्री पे हो। ठीक है ना, वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो पहला आ गया हॉरिजॉन्टल कर्व। दूसरा आता है आपका वर्टिकल कर्व आया, अगर वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व कौन कौन सा होता है? समिट कर्व। वैली सैग समिट। हाँ, दो टाइप के होते हैं, समिट कर्व मतलब चढ़ाई वाला, और दूसरा आ गया वैली कर्व, या जिसको हम सैग कर्व भी बोलते हैं, वैली कर्व या सैग कर्व। अब क्या दोनों में दिक्कत होगी या किसी एक में होगी? साइट डिस्टेंस की दिक्कत दोनों में होगी या किसी एक में होगी? समिट में। देखो समिट में होगी यार, आप लोग, हाँ आप लोग भी चलाते हो गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो, तो जहां चढ़ाई होती है वहां पे नहीं दिखाई देता। वैली कर्व में तो उल्टा साइड डिस्टेंस की दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि पूरा हमें कर्व दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना, तो वैली कर्व में तो उल्टा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, इसमें तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत होती है समिट कर्व में। ठीक है ना, एक आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा आ गया वर्टिकल कर्व, और तीसरा आ जाए अगर कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, रोड में कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ आ गया जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, साइट डिस्टेंस क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ठीक है ना, तो जो मेन ऑब्स्ट्रक्शन है वो तीन रीजन आ गए, हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा वर्टिकल कर्व, वर्टिकल में भी आपका समिट कर्व, और तीसरा आ गया आपका दैट इज ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में किसी कारण आपकी साइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट इज योर साइट डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्शन टू द साइट डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस, कौन कौन सा साइड डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका, बता सकते हैं कौन सा होता है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग भी। सबसे पहला आता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या हम इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम
साइट डिस्टेंस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं SSD, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम SSD, और आगे हम इसको SSD के नाम से ही रेफर करेंगे। ठीक है, पहला आ गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है, कोई बता सकते दूसरा कौन सा आता है? पहले बोल भी रहा था कोई, Overtaking side distance. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या इसको हम सेफ पासिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या हम इसको सेफ पासिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर OSD। और तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है, तो बता सकते हैं कौन सा होता है तीसरा? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट नहीं होता, बेसिकली इंटरमीडिएट भी है। हाँ, एक होता है आपका बेसिकली सेफ साइड डिस्टेंस फॉर नहीं फॉर एंटरिंग द इंटरसेक्शन। जो तीन मेजर टाइप के हैं ना, वो आगे एक तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा आ गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और जब आप किसी इंटरसेक्शन में एंटर कर रहे होते हैं, किसी चौक में एंटर करते हो ना आप, तो उसके लिए जो सेफ डिस्टेंस, दैट इज योर सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग एन इंटरसेक्शन। सेफ साइड distance for entering into an uncontrolled या unregulated or unregulated intersection। ठीक है, अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड इंटरसेक्शन? ये चौक वगैरह जहाँ गाड़ी इंटरसेक्शन क्या हो गया? हाँ, नहीं पर वो तो इंटरसेक्शन समझ गए, पर अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड का मतलब क्या है? अनरेगुलेटेड मतलब जो रेगुलेट नहीं हो रही, जहाँ पे जहाँ पे आपके सिग्नल्स नहीं होते, दैट इज योर अनरेगुलेटेड इंटरसेक्शन। तो मतलब वहां पे एंटर करने के लिए जो आपका साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, दैट इज योर अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू एन अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड इंटरसेक्शन। इसके अलावा IRC ने दो साइड डिस्टेंस और रेकमेंड किए डिजाइन के लिए। ठीक है ना, apart from these three, IRC has recommended two more side distances। ठीक है, ये किसने? IRC side distances recommended by IRC। अब इसमें आएगा, कुछ पहले भी बोल रहे थे आपका ISD, राइट? इसमें आएगा आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, और सेकंड इज योर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट मतलब रात को अंडर द इफेक्ट ऑफ हेडलाइट आप कितना देख सकते हो। ठीक है ना, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, HSD। ठीक है, HSD। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले ऐसी ओवरव्यू लेते हैं इनका। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? SSD क्या होता है? जितनी जल्दी ड्राइवर ब्रेक लगा सके, जिस डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस, मतलब कम से कम कितने डिस्टेंस पे कोई ड्राइवर गाड़ी रोक सकता है विदाउट कोलिजन विद द ऑब्जेक्ट और कोई भी आगे से जो व्हीकल है। ठीक है ना,
मतलब हाँ, विदाउट कोलिजन आपका ड्राइवर जो है कितने मिनिमम डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी रोक सकता है, दैट इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे पढ़ेंगे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कहाँ पे वैल्यू बढ़ती है, कहाँ कम होती है, कैसे कैलकुलेट करना, वो पढ़ेंगे आगे। रिएक्शन पर टाइम। अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। हाँ, वो पढ़ेंगे आगे, पहले ओवरव्यू लेते हैं सबका। ठीक है, सेकंड आगे आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये बता सकता है? कितनी जल्दी ओवरटेक कर। तो ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल ओवरटेक, कितना देखो कितने दिख ओवरटेक, रहा है उसको। आफ्टर स्लो मूविंग। हाँ, कितना बेसिकली स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए एक ड्राइवर के पास कितना डिस्टेंस अवेलेबल है, ताकि वो गाड़ी को ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाए विदाउट कोलिजन फ्रॉम विद द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? मतलब अपनी लेन से बाहर निकलना है, ओवरटेक करना है, फिर वापस अपनी लेन में एंटर करना है। कितने टाइम में? जितने टाइम में सामने वाली व्हीकल आपके तक पहुंचती है। समझ गए? क्लियर है? दिस इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू एन अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलर इंटरसेक्शन, ये तो बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है। मैंने भी काफी बंदों से पूछा, नहीं समझ आता काफी लोगों को। तो बता सकता है कोई मेरे को इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है? आईएसडी होता क्या है? सर ये 2x एसएसडी होता है जहाँ पे मतलब हाँ, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होती है, मोड पे वहीं पे ज्यादा करते हैं हाँ, वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको ये पता होता, सबने याद रखा होता है कि ISD इज इक्वल टू 2 टाइम्स SSD। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है ना, सीधा पूछ लेते हैं ISD और SSD का रिलेशन। ठीक है, ये सही बोला इन्होंने कि ISD क्या होता है, ये भी तो सर लेंथ पे भी डिपेंड करता है ना, ट्वाइस होता है। हाँ, नंबर ऑफ लेन्स पे भी डिपेंड करता दैट कि है। जो पिछले वाला गाड़ी भी वो भी तब तक कितना नहीं। डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्या किसमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हो कि एसएसडी की, आईएसडी की बात कर रहे हो? आईएसडी की बात करो, दोनों में से कितना मतलब मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, सो दैट कि ये इसने भी तब तक कितना कवर किया और उसको भी कितना cover। हाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ने कितना कवर किया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो कई उनका बार क्या होता है कि जहां पे आप Relative ओएसडी आप कर नहीं सकते। प्रोवाइड कर सकते, हाँ, सर, आप relative जहां पे ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर सकते, खासकर कहाँ पे, हिली एरियाज में, या फिर आपका कहीं टर्न है जहां पे आपके बड़े कर्व्स हैं। देखो हिली एरियाज में जनरली कर्व्स होते हैं आपके ना, तो मतलब जहां पे आप ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इतना ओएसडी नहीं मिल रहा है। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने लगती है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने लगती है, लेकिन ओएसडी डिस्टेंस अवेलेबल नहीं, सामने से भी गाड़ी आ जाती है, सामने से गाड़ी आती है। अब कम से कम इतना डिस्टेंस तो प्रोवाइड करना ही है कि दोनों गाड़ियां ब्रेक मार के रुक जाएं, कोलिजन ना हो। मतलब जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसको भी रुकना है, और जो सामने की तरफ से आ रही है उसको भी रुकना है। मतलब इसका एसएसडी और उसका एसएसडी, मतलब दोनों का एसएसडी मिला के आपका क्या हो जाएगा, आईएसडी। मतलब विदाउट कोलिजन दोनों गाड़ियों के पास इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों गाड़ियां रुक जाएं विदाउट कोलिजन। ओएसडी तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, लेकिन कोलिजन तो बचानी है ना। ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोलिजन तो बचानी है। तो इसका मतलब हमें दोनों गाड़ियों को सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ओवरटेक करने वाली गाड़ी भी रुक जाए और सामने से जो गाड़ी आ रही है वो भी रुक जाए। तो इसका मतलब इसीलिए हम बोलते हैं जो आपका आईएसडी होता है दैट इज ट्वाइस योर एसएसडी। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जो आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है दैट इज 2 टाइम्स योर एसएसडी। कहां प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना, कहां प्रोवाइड करते हैं आईएसडी का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइड क्या करते हैं, वेयर नहीं, हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं, बिल्कुल सही, पर where OSD cannot be provided, where OSD cannot be provided। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है चीज। आईएसडी है क्या? आईएसडी वो डिस्टेंस है जहां पे दो गाड़ियां, जिस डिस्टेंस में दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन से जो आ रही हैं वो विदाउट कोलिजन आपकी रुक जाए, विदाउट कोलिजन रुक जाए। तो मतलब एक गाड़ी का एसएसडी प्लस दूसरी गाड़ी का एसएसडी, तो हम उसको कहते हैं ट्वाइस एसएसडी। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का बराबर ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एसएसडी। तो इसलिए आईएसडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स योर एसएसडी। ठीक है, क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज? नेक्स्ट आता है आपका हेडलाइट साइड डिस्टेंस।
नेक्स्ट इज हेडलाइट साइट डिस्टेंस। अब हेडलाइट साइट डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अंडर द इफेक्ट ऑफ हेडलाइट जितना डिस्टेंस एक ड्राइवर देख सकता है, जितना डिस्टेंस एक ड्राइवर देख सकता है, दैट इज योर हेडलाइट साइट डिस्टेंस। ठीक है, हेडलाइट साइट डिस्टेंस अब आपका एक प्लेन रोड पे कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर मैं एक नॉर्मल रोड की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल साइट डिस्टेंस और एक हेडलाइट साइट डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? नॉर्मल साइड नॉर्मल यार ज्यादा होगा ना, नॉर्मली होगा। हेडलाइट साइड डिस्टेंस तो वही होगा ना जहां तक लाइट है, जहां तक लाइट जा रही है। ठीक है, दिन में तो सारा ही उजाला है यार। हेडलाइट साइड डिस्टेंस कब होती है? जब रात को होती है हेडलाइट, जब ऑन करोगे। दिन में तो हर तरफ लाइट ही लाइट है। ठीक है ना, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस जनरली आपका नॉर्मल साइड डिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। रात को इसके फायदे क्या हैं, ये हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहाँ पढ़ेंगे? जब हम डिजाइन ऑफ वैली कर्व पढ़ेंगे, जब हम वैली कर्व पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे आपका हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, ये चीज देखो, इसका फायदा क्या है, ये बता सकता है मेरे को? इसका फायदा आता है ओवरटेक करते टाइम। देखो मोड़ों पे नुकसान तो लाइट नहीं देती है, है। बिल्कुल सही बात है। जो हाँ हाई देखो, बीम आप वाले हैं, जब मोड़ों पे ओवरटेक जो कर, हाई बीम वाले तो दिक्कत करते ही हैं। देखो जब हम ओवरटेक करने लगते हैं ना, ओवरटेक करने लगते हैं तो दूर से ही हमें जो सामने की तरफ जो गाड़ी आ रही थी उसकी हमें हेडलाइट दूर से ही दिख जाती है रात के टाइम में, तो पता लग जाता है कि यार कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो हमें पता लग जाता है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाता है आपका, फर्स्ट इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फर्स्ट इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, कुछ ही बोल लो, SSD। पहला आ गया आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? कह रहा है ये कितना साइड डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है ताकि एक गाड़ी विदाउट कोलिजन अपनी सेफली ब्रेक मार के रुक जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, मतलब विदाउट collision the sight distance required to stop the vehicle, यही हुआ आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ IRC की रिकमेंडेशंस हैं, वो देखेंगे। IRC रिकमेंडेशंस, पहली जो IRC ने रेकमेंड किया है, फर्स्ट इज हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई। अब देख तो ड्राइवर ही रहा है ना, तो उसकी आई लेवल का जो हाइट विद रिस्पेक्ट टू रोड कितना होना चाहिए? हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल above road surface, above 1.2 road surface, हाँ बिल्कुल 1.2 मीटर, इट इज 1.2 मीटर। ठीक है, और जो सेकंड है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जर्वेबल है, जो आपको दिख सकती है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस कितना है? should be equal to the height कितनी होती है? level. 0.15 नहीं 0.15 मीटर। ठीक है, ये दो रिकमेंडेशन है IRC की। ड्राइवर की आई हाइट कितनी है? 1.2 मीटर, और जब आप गाड़ी चला रहे हो जो ऑब्जर्वेबल जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी जो मिनिमम हाइट है दैट इज 0.15 मीटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, SSD डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, पहला किस पे करेगा? ब्रेक एफिशिएंसी। किस पे डिपेंड?
स्पीड, ब्रेक एफिशिएंसी नहीं, सीक्वेंस में बात करते हैं। पहला आ गया रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। रिएक्शन टाइम। सबसे पहला तो रिएक्शन टाइम है ना, कि ड्राइवर कितनी जल्दी ब्रेक मार रहा है, ठीक है। सेकंड इज, और बोलो, पहले भी कुछ बोल रहे थे, ब्रेक एफिशिएंसी, ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी, ठीक है, और स्पीड ऑफ द व्हीकल बोल रहा था किसी ने, ठीक है। आगे आपका फ्रिक्शन स्पीड रेजिस्टेंस, ऑफ द व्हीकल और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड एंड टायर्स, और किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के ऊपर, बिल्कुल, स्लोप ऑफ द रोड और स्लोप ऑफ द रोड, ठीक है। चलो अब एक एक को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका, फर्स्ट इज रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले लेट सपोज आप ही गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हो तो आपको दिखता है कि सामने से कोई कोई बच्चा या फिर कोई बूढ़ा आदमी कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको सिचुएशन मतलब सिचुएशन को देख रहे हो, आपने सिचुएशन को देखा, ठीक है। कितना टाइम लगा आपको सिचुएशन को देखने में या उस सेंसेशन को आपके दिमाग तक पहुंचने में, परसीव करने में कितना टाइम लगा? दैट इज योर परसेप्शन टाइम, ठीक है। फिर उस सिचुएशन को समझ आने के बाद जब आपने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते जब आपने ब्रेक लगाई और गाड़ी कब रुकी, उसके बीच का जो टाइम है दैट इज योर ब्रेक रिएक्शन टाइम। मतलब आपका जो रिएक्शन टाइम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका जो रिएक्शन टाइम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज परसेप्शन टाइम, परसेप्शन मतलब परसीव करना, सिचुएशन को परसीव करना, और दूसरा आ गया आपका ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब ब्रेक मारते ही गाड़ी तो रुकेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम ब्रेक फ्रॉम द इंस्टेंट यू अप्लाई द ब्रेक, और गाड़ी कब कहां कितने देर बाद रुकी, दैट इज ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो परसेप्शन टाइम क्या आ गया? परसेप्शन आ गया आपका ड्राइवर को सिचुएशन समझने में कितना टाइम लगा कि ब्रेक लगानी है, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज परसेप्शन टाइम। और जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितने टाइम बाद रुकी, दैट इज द ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। क्लियर है चीज? परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम, इन दोनों का जो सम है दैट इज द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। अब इस रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था PIEV थ्योरी, ठीक है। याद है सबको PIEV थ्योरी? PIEV, P क्या था आपका? P was the perception time, I was intellection time, E was emotion time, और जो V था that was volition time, ठीक है। चलो अब इसमें देखेंगे हमारा, ठीक है। P आ गया परसेप्शन टाइम, ठीक है। परसेप्शन का मतलब क्या होगा? जैसे हमने पहले देखा कि सिचुएशन, आपका जो स्टिमुलस हुआ, आप स्टिमुलस समझते हो? स्टिमुलस क्या होता है? क्या होता है स्टिमुलस? information, क्या होता है स्टिमुलस? time of information taken by the brain.
नहीं, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कि जब भी हमारा कोई सेंसरी ऑर्गन जब भी कोई किसी चीज को परसीव करता है, दैट इज स्टिमुलस। अब आप, हो सकता है आपने देखा नहीं, आपको, आप टर्न पे हो, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न बजा रही है जोर से, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार आगे से गाड़ी आ रही है, मेरे को हॉर्न की आवाज आ रही है। वो हो गया स्टिमुलस। आपके कानों को स्टिमुलस मिला, वो स्टिमुलस आपने कहाँ पे किया? आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो पीआईवी थ्योरी को पीआईवी थ्योरी को कुछ इस तरीके से भी हम लिखते हैं, दिस इज स्टिमुलस। यहां से स्टिमुलस गया आपके दिमाग में, और यहां से स्टिमुलस आया, यहां पे आपने किया एक्शन, ठीक है। ये जो स्टिमुलस से लेके दिमाग तक जाने में जितना टाइम लगा, दैट इज परसेप्शन टाइम। दिमाग के अंदर दिमाग ने इंटेलेक्शन, चीज को समझा, समझते टाइम जो इमोशंस आए कि डर लगा या गुस्सा आया, दैट इज इमोशन टाइम। और फाइनल जो ब्रेक लगाते टाइम लगा, दैट इज वॉल्यूशन टाइम, ठीक है। आई इंटेलेक्शन और इमोशन दिमाग में हो रहा है, और पी और वी आपका दिमाग के बाहर, ठीक है। परसेप्शन क्या है? कितना टाइम लगा आपके स्टिमुलस जो आपको मिला है उसको दिमाग तक पहुंचते टाइम, दैट इज परसेप्शन टाइम। आई आगे इंटेलेक्शन टाइम, मतलब दिमाग को कितना टाइम लगा सिचुएशन को समझने में, दैट इज इंटेलेक्शन टाइम। इमोशन टाइम हो गया कि समझते टाइम क्या गुस्सा आया या फिर डर लगा, या जो भी है, जो भी इमोशनल सेंसेशंस आपको फील हुई, दैट इज इमोशन टाइम। और वॉल्यूशन टाइम आ गया फाइनल ब्रेक लगाने में, जो फाइनल एक्शन में कितना टाइम लगा, दैट इज वॉल्यूशन टाइम। कई बार क्या होता है, ये सारा प्रोसेस स्किप हो जाता है। डायरेक्ट आप स्टिमुलस से एक्शन पे आ जाते हो। ये किसके कारण होता है? बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। कई बार क्या हुआ, सामने चलो एकदम ब्रेक लगा दिया आपने, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं किया, सीधे ब्रेक मार दी, इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि पीआईवी जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से फॉलो हो। कई बार क्या होता है, बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन से भी क्या करती है, अपना जो आपका ब्रेक है वो रिफ्लेक्स एक्शन से, जरूरी नहीं है ब्रेक हो, आप एक्सेलरेट भी कर सकते हो, एकदम आगे निकल गए, ठीक है ना। तो बॉडी कोई भी एक्शन ले सकती है आपकी फ्रॉम योर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ये आ गया आपकी पीआईवी थ्योरी, ये आ गया आपका रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। सेकंड बात करते हैं, दूसरा हमने देखा था आपका स्पीड ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। इससे क्या फर्क पड़ेगा एसएसडी को, क्या फर्क पड़ेगा स्पीड ऑफ व्हीकल से? ब्रेक स्पीड जल्दी लेट स्पीड ऑफ स्पीड कम होगी उतनी ब्रेक जल्दी तो उतना स्किड नहीं होगा, स्लिप स्किड नहीं होगा, नहीं। और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जितनी मेरे को बताओ, कम होगी ब्रेक जल्दी लगेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा स्पीड ज्यादा, साइड डिस्टेंस का बताओ ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा? अगर स्पीड ज्यादा होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे कम कैसे होगा भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यार? आप लोग गाड़ी चलाते हो, लेट सपोज, हाँ आप जब आप तेज गाड़ी चलाते हो, लेट सपोज आप तेज गाड़ी चला रहे हो, तो अगली गाड़ी से आप डिस्टेंस पास रखते हो, हाँ डिस्टेंस आप हमेशा उससे आप दूर रखते हो, कि अगर ब्रेक लगानी भी पड़ जाए तो गाड़ी बिना टक्कर खाए रुक जाए। और जब आप स्लो चलाते हो गाड़ी, तो गाड़ी अगली गाड़ी के बिल्कुल पास भी रख सकते हो, क्योंकि पता है जब ब्रेक मारूंगा गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड of the vehicle is directly proportional to your SSD। मतलब स्पीड ज्यादा तो SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा, और अगर स्पीड कम तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी आपका कम लगेगा, क्योंकि गाड़ी स्लो होगी तो जहां ब्रेक मारोगे वहीं पे रुक जाएगी, और अगर गाड़ी तेज होगी तो जब ब्रेक मारोगे तो हो सकता है कुछ 2, 4, 10, 15 सेंटीमीटर आगे रुके, ठीक है। दैट इज स्पीड ऑफ द व्हीकल। थर्ड is brake efficiency। अब ब्रेक एफिशिएंसी से क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ?
एसएसडी को ब्रेक एफिशिएंसी से, हाँ अगर आपकी 100% एफिशिएंट ब्रेक है, तो अगर जल्दी 100% एफिशिएंट ब्रेक तो इनवर्सली गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। हाँ देखो गाड़ी इस उसी टाइम चीज में ध्यान रखना। ब्रेक, हाँ देखो सुनने में पर समझने में तो ऐसा ही लगता है कि जितनी ज्यादा एफिशिएंट ब्रेक हो गाड़ी उतनी जल्दी रुकेगी, पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, नहीं जब रुकेगी ब्रेक सर, आपकी 100% एफिशिएंट, स्किड ही गाड़ी मार देगी। स्किड कर जाएगी। स्पीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ब्रेक एफिशिएंसी वाला जो ये पॉइंट है, यही आपका समझने वाला एक पॉइंट है कि इनवर्स अगर आपकी ब्रेक एफिशिएंसी 100% है, देखो अगर ब्रेक एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब जैसे ही आपने ब्रेक लगाई टायर आपका वहीं पे रुक गया, समझ रहे हो? जैसे ही आपने ब्रेक लगाई आपका टायर वहीं पे रुक गया, और जैसे ही वो रुका आपकी ब्रेकिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर गई, और जैसे ही ब्रेकिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर गई गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। ये सुना होगा आपने गाड़ियों में, आजकल जो गाड़ियां आती हैं भाई उसमें आजकल एबीएस सिस्टम है। एबीएस एबीएस, व्हाट इज एबीएस? एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। हाँ इसमें क्या, इसका फंडा क्या होता है, कि पता है इसके बारे में पढ़ा है कभी कि एबीएस होता क्या है? स्किड नहीं करने देती है सर गाड़ी, टायर लॉक कर जहाँ देती है। हाँ मारोगे क्यों नहीं वहीं करने देती? हाँ नहीं क्यों नहीं करने देती है, कभी देखो सोचा है कभी? हम ब्रेक मारते ना जब, तो ये ब्रेक एकदम नहीं लगती है, आहिस्ता ये आहिस्ता सडनली ब्रेक नहीं लगाती। हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाती है। ये पहले ब्रेक लगाएगी, जैसे ही आपकी ब्रेकिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड करने वाली होगी ये ब्रेक छोड़ देती है, छूट जाती फिर से ब्रेक लगाती है, फिर छोड़ती है, फिर ब्रेक लगाती है। कभी आपने नोटिस किया ब्रेक लगाते हैं ऐसे लगता है कि ऐसे बार बार मतलब पुश कर रही है ये, ठीक है ना, झटके लग रहे हैं, वो देखा हो कभी? वो क्या करती है ब्रेक, आपकी फ्रिक्शनल ब्रेकिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीड नहीं होने देती। इसके कारण क्या होता है, आपकी स्किड कभी नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखना ब्रेकिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होनी चाहिए। 100% होगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। इस केस में हमेशा क्या होता है, बेसिकली ब्रेकिंग फोर्स जो होती है, ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब आपकी ब्रेक एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण आपकी जो ब्रेकिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड ना करे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई स्पेसिफाइड, हाँ इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने परसेंट होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए कि ब्रेकिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड ना करे। जहां आपकी ब्रेकिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर गई वहां पे गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ इज ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बाद आ गया आपका कौन सा था आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये कैसे आपके इफेक्ट करेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और लास्ट आ गया आपका ग्रेडियंट, लास्ट आ गया आपका ग्रेडियंट, चढ़ाई या उतराई। अब इस पे ये कैसे इफेक्ट करेगा ये बताओ? अगर आपका डाउन ग्रेडियंट है, अगर आपका हाँ एसएसडी आपका बढ़ जाएगा, डाउन ग्रेडियंट में एसएसडी मोर, क्यों क्यों ज्यादा होगा बता सकता है कोई? क्योंकि डाउन ग्रेडियंट में आपका यार ग्रेविटी भी तो नीचे, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, आपकी गाड़ी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी जो ऐड कर जाती है तो इसलिए आपका एसएसडी मोर है। अब अप ग्रेडियंट में गाड़ी ऊपर की तरफ है और जो आपकी ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, तो गाड़ी को रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए अप ग्रेडियंट में आपका जो एसएसडी है वो कम हो जाएगा, एसएसडी विल बी लेस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना कि आपका कैसे इफेक्ट करता है, आपके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं आपके एसएसडी को। ठीक है, ये हो गया आपके 5 जो फैक्टर्स हैं जो आपके एसएसडी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका डिजाइन ऑफ एसएसडी। अब इसका डिजाइन कैसे करना है, आपका एसएसडी निकालना कैसे,
उससे पहले एक 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। डिनर 9:30 ब्रेक हो है रहे हैं, सर। 9:45 बजे मिलते हैं। हाँ डिनर कर लेते हैं और 9:34 में 9:45 पे मिलते हैं सारे। हाँ 9:34 9:49 50 9:50 पे मिलते हैं। ठीक है 15 मिनट यस की सर। ब्रेक, 9:50 पे मिलते हैं सारे। ओके ठीक है सर। 2-4 मिनट लास्ट ऊपर पे कर चलेगा। जाओ। रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर। नमाज तो ऐसे पढ़ेंगे यार।